हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का, जिसका मीनिंग एंड कंपोनेंट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन रोल ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें सीयूईटी 2024 के लिए प्रिपेयर करने हैं। इसमें हमें यह सीखना है कि जब भी कोई मार्केटियर ये डिसाइड करता है कि उसको शॉर्ट चैनल यूज करना है या लॉन्ग चैनल यूज करना है, डायरेक्ट चैनल यूज करना है या इनडायरेक्ट चैनल यूज करना है, तो उसको क्या क्या बातें अपने दिमाग में रखनी होंगी, कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर करके वो फाइनली डिसीजन लेगा टू चूज द बेस्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मीनिंग ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, तो आई होप वो आपने अच्छे से देख लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे, क्योंकि वो हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं सीबीएसई के प्रिपरेशन के टाइम। लेकिन अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लीजिए, या अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ कनेक्ट टू कॉमर्स पर, ताकि आगे का सफर जो है वो हम आसानी से तय करें, जैसे हमने सीबीएसई का सफर तय किया था। आज का वीडियो भी बच्चों बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम सारे ही फैक्टर्स बहुत ही आसान और अंडरस्टैंडेबल मैनर में डिस्कस करने वाले हैं और आपको क्वेश्चन किसी भी फैक्टर से पूछा जा सकता है, तो कोई भी पर्टिकुलर फैक्टर आपसे मिस नहीं होना चाहिए। कौन से फैक्टर में हम कौन सा चैनल सेलेक्ट करेंगे और क्यों करेंगे, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स लर्न अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड द रोल ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले तो बच्चों, जैसा मैं आपसे हमेशा कहती हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जो सारे फैक्टर्स हैं, टोटल 10 फैक्टर्स हैं जो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, तो उनको मैंने पहले 4 कैटेगरीज में लिख दिया है, फिर उन फैक्टर्स के नाम लिख दिए हैं। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट के निशान, तो कहां पर शॉर्ट और डायरेक्ट चैनल यूज करना है वो मैंने लिख दिया है, और कहां पर लॉन्ग और इनडायरेक्ट चैनल यूज करना है वो भी मैंने लिख दिया है। और आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में लॉन्ग चैनल यूज किया जाएगा या शॉर्ट चैनल यूज किया जाएगा, या डायरेक्ट चैनल यूज किया जाएगा और इनडायरेक्ट चैनल यूज किया जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से आप अपने पास एक टेबल बना लीजिए जिसमें आप 4 कॉलम्स बना लीजिए। एक कॉलम में कैटेगरी ऑफ द फैक्टर्स, एक कॉलम में नेम ऑफ द फैक्टर्स, एक कॉलम में शॉर्ट और डायरेक्ट चैनल कहां कहां यूज करेंगे, और एक कॉलम में लॉन्ग और इनडायरेक्ट चैनल हम कहां पर सेलेक्ट करेंगे। तो एक एक करके आप सारे फैक्टर्स समझ लेते हैं। सबसे पहले 4 प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स हैं। नंबर 1 कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट, नंबर 2 कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट, नंबर 3 यूनिट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एंड नंबर 4 पेरिशेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल नेचर का है या बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ज्यादातर बहुत बल्की होते हैं, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए लंबा चैनल इस्तेमाल करना सूटेबल नहीं है। तो एक्सपेंसिव और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए कंपनी जो है वो शॉर्ट और डायरेक्ट चैनल का इस्तेमाल करती है। और ऑन दी अदर हैंड, अगर प्रोडक्ट कंज्यूमर नेचर का हो और नॉन एक्सपेंसिव हो, तो कंपनी लॉन्ग और इनडायरेक्ट चैनल का इस्तेमाल करेगी। क्योंकि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है वो बल्कि नहीं होते हैं, मिडिलमैन इन्वॉल्व करके उनको फाइनल कस्टमर्स तक पहुंचाया जा सकता है, इसीलिए जो लॉन्ग चैनल है वो भी सूटेबल रहता है। अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो जो कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन करनी पड़ती है, कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ता है, तो वहां पर लॉन्ग चैनल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसीलिए वहां पर शॉर्ट और डायरेक्ट चैनल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर प्रोडक्ट सिंपल हो, नॉन कॉम्प्लेक्स हो, तो लॉन्ग और इनडायरेक्ट चैनल इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोडक्ट की अगर यूनिट वैल्यू की बात करें, प्रोडक्ट की यूनिट वैल्यू अगर हाई होती है तो चैनल शॉर्ट यूज किया जाता है, और वैल्यू लो होती है तो बड़ा चैनल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा पेरिशेबिलिटी की बात करें, तो जो प्रोडक्ट्स पेरिशेबल नेचर के होते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं, अगर लंबा चैनल यूज करेंगे तो वो प्रोडक्ट खराब हो जाएंगे रास्ते में ही, तो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए जो है वो शॉर्ट चैनल यूज किया जाता है, और नॉन पेरिशेबल और ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के लिए लॉन्ग चैनल का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स को समराइज करें, तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी यूनिट वैल्यू हाई होती है, और जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, वहां पर डायरेक्ट और स्मॉल चैनल का इस्तेमाल किया जाता है।
ऑन दी अदर हैंड जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं, जो नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनकी यूनिट वैल्यू कम होती है, और जो सिंपल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके लिए लॉन्ग और इनडायरेक्ट चैनल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब चलते हैं मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स पर। मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स जो हैं वो 3 फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ द बायर्स, साइज ऑफ द ऑर्डर एंड ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन। यहां पर भी बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि अगर लिमिटेड बायर्स होते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, तो उनके लिए शॉर्ट चैनल और डायरेक्ट चैनल यूज किया जाता है, क्योंकि उनके लिए मिडिलमैन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर नंबर ऑफ बायर्स लार्ज होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो उन तक पहुंचने के लिए मिडिलमैन की जरूरत पड़ जाती है, तो लॉन्ग चैनल या इनडायरेक्ट चैनल का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा साइज ऑफ द ऑर्डर, अगर बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर है तो उसके लिए लंबा चैनल इस्तेमाल करना सही नहीं है, उसके लिए छोटा चैनल और डायरेक्ट चैनल जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर ऑर्डर साइज स्मॉल है, उसकी क्वांटिटी कम है, तो वो मिडिलमैन के थ्रू भी बेची जा सकती है, और उसके लिए हम लॉन्ग चैनल या इनडायरेक्ट चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें, तो अगर बायर्स जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, किसी एक या 2 जगह पर ही हमें सप्लाईज करनी है, तो हम डायरेक्ट सप्लाईज कर सकते हैं और स्मॉल चैनल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमारे बायर्स जो है वो वाइडली स्कैटर्ड है, उन तक पहुंचना हमारे लिए डायरेक्टली बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो उस केस में कंपनी जो है वो लॉन्ग चैनल का इस्तेमाल करती है। तो अगर मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स को समराइज करें, तो जब नंबर ऑफ बायर्स कम होते हैं, साइज ऑफ द ऑर्डर बहुत बड़ा होता है और मार्केट कॉन्सेंट्रेटेड होती है, तो डायरेक्ट चैनल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर बायर्स ज्यादा हैं और वाइडली स्कैटर्ड है और साइज ऑफ द ऑर्डर जो है वो स्मॉल है, उस केस में लॉन्ग चैनल प्रेफर किया जाता है। Let's move on to the third category of the factors, that is company related factors, जिसमें हमें 2 important factors understand करने हैं, financial strength of the company and degree of control desired by the company। अगर कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, तो कंपनी डायरेक्ट और शॉर्ट चैनल जो है वो अडॉप्ट कर सकती है, क्योंकि इस तरह के चैनल के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती हैं अपने रिटेल आउटलेट्स बनाने के लिए। लेकिन अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने रिटेल आउटलेट्स बना सके, अपने स्टॉक हाउसेस खुद से मेंटेन कर सके, तो उसे मिडिलमैन के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है और उसको लॉन्ग और इनडायरेक्ट चैनल का इस्तेमाल करना पड़ता है। डिग्री ऑफ कंट्रोल की अगर हम बात करें, तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपना कंट्रोल लूज नहीं करना चाहती, वो पूरी मार्केट पे अपना होल्ड रखना चाहती हैं। तो अगर एक मैनेजमेंट है जो ग्रेटर कंट्रोल चाहती है, तो उस केस में वो डायरेक्ट चैनल का इस्तेमाल करेगी। लेकिन अगर मैनेजमेंट को कोई परेशानी नहीं है कंट्रोल लूज करने में, मिडिलमैन को वो इन्वॉल्व कर सकती है, तो उस केस में वो मिडिलमैन को इन्वॉल्व करके लॉन्ग और इनडायरेक्ट चैनल का इस्तेमाल करेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स। कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स में बच्चों क्या देखा जाता है कि कभी कभी तो कंपनी ये डिसाइड करती है कि हम वही चैनल अडॉप्ट कर लें जो हमारे कॉम्पिटिटर यूज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यही बेटर चैनल है और उसी की वजह से वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कभी कभी कंपनी ऑल टुगेदर डिफरेंट स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करती है। वो ये स्टडी करती है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन सा चैनल अडॉप्ट कर रहे हैं और डिसाइड करती है कि हम ये चैनल अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम दूसरा चैनल अडॉप्ट करेंगे। So sometimes the firm uses the same channel used by the competitors, but sometimes the firm avoids the channel that is used by the competitor. So as far as the competition is concerned, firm को ये देखना पड़ता है कि उसके लिए क्या बेहतर है, सेम चैनल यूज करना बेहतर है जो कॉम्पिटिटर यूज कर रहे हैं, या डिफरेंट चैनल यूज करना बेहतर है जो कॉम्पिटिटर यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये कंपनी अपने कंपटीशन के लेवल को देखते हुए और सर्कमस्टांस को देखते हुए डिसाइड करेगी वेदर इट हैज टू अडॉप्ट द लॉन्ग चैनल और द शॉर्ट चैनल। टेबल और चार्ट को देखकर एक बार फिर से हम समराइज कर लेते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स, जिन प्रोडक्ट्स की यूनिट वैल्यू हाई होती है, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जहां बायर्स की क्वांटिटी स्मॉल होती है, जहां साइज ऑफ द ऑर्डर लार्ज होता है, जहां पर ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन बायर्स की कॉन्सेंट्रेटेड होती है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग होती है और कंपनी को ग्रेटर डिग्री ऑफ कंट्रोल चाहिए होता है। तो इन सभी सर्कमस्टांसेस में कंपनी शॉर्ट और डायरेक्ट चैनल का इस्तेमाल करेगी
ऑन द अदर हैंड अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, सिंपल प्रोडक्ट्स हैं जिनकी यूनिट वैल्यू कम है, जो नॉन पेरिशेबल नेचर के हैं, जहां बायर्स ज्यादा हैं, साइज ऑफ द ऑर्डर स्मॉल है और बायर्स वाइडली स्कैटर्ड हैं, जहां कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग नहीं है, जहां उन्हें डिग्री ऑफ कंट्रोल नहीं चाहिए, इन सारी सर्कमस्टांसेस में कंपनी लॉन्ग और इनडायरेक्ट चैनल का इस्तेमाल करेगी। सो आई होप बच्चों इस पर्टिकुलर टेबल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप याद भी रख पाएंगे कि कौन सी सर्कमस्टांसेस में डायरेक्ट चैनल सूटेबल होता है और कौन सी सर्कमस्टांसेस में इनडायरेक्ट चैनल कंपनी को सेलेक्ट करना चाहिए। अब इन फैक्टर्स को समझने के बाद एक बार देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस होती है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स की या प्लेस मिक्स की फॉर द कंपनी एज वेल एज फॉर द कस्टमर्स। यहां मैंने पॉइंट्स लिख लिए, बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडेबल पॉइंट्स हैं। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स, हमें पता ही है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपोनेंट है वो मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट से रिलेटेड ही है। अभी हमने इतनी देर तक यही बात की, डायरेक्ट चैनल की बात की, इनडायरेक्ट चैनल की बात की, क्योंकि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट पॉसिबल होता है फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, और इस पर्टिकुलर कंपोनेंट से जो है वो प्लेस यूटिलिटी ऐड होती है। तो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट से क्या फायदा होता है कंपनी को कि कंपनी इफेक्टिवली मतलब सही टाइम पे प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर पाती है टू द कस्टमर्स और सही कॉस्ट पे भी प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर पाती है टू द कस्टमर्स। उसके अलावा कंपनी जब सही डिसीजन ले पाती है रिगार्डिंग द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो वो अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर पाती है और अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर पाती है। And by adopting the right channel of distribution, the company can run its business smoothly in the dynamic markets. तो ये चारों जो बेनिफिट्स हैं वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के रोल हैं टू द कंपनी। उसके अलावा ये कस्टमर्स के लिए भी बेनिफिशियल है। वो कैसे? इट एंश्योर्स द स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स दैट द कस्टमर्स वांट्स। तो कस्टमर्स को जहां पर जिस क्वांटिटी में गुड्स चाहिए होते हैं वहां पर राइट टाइम पर अवेलेबल करवाती है कंपनी, only with the help of physical distribution component. And last but not the least, it ensures the customer satisfaction by meeting their demands. तो कस्टमर्स की जो डिमांड्स होती हैं उनको पूरा करके थ्रू प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन द कंपनी satisfies customers and ensures the maximum satisfaction of their customers. ये 6 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस आप फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के रोल और उसके इंपॉर्टेंस से रिलेटेड याद रख लेंगे। उसमें से भी 4 रोल जो है वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है और ये जो 2 रोल हैं वो कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड यही 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमें सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए तैयार करने थे, जो हमने अच्छे से तैयार कर लिए हैं। प्रमोशन से रिलेटेड रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग, रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग एंड ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड कनेक्टेड।